डन। हमने पढ़ा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, हमने एक टॉपिक पढ़ा था कंडीशन एंड वारंटी, जिसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंडीशन। याद है? इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंडीशन। एक्सप्रेस कंडीशन में मैंने आपको बताया था जो सारी की सारी चीजें लिखी हुई है, और इम्प्लाइड मैंने आपको कहा था जो इंटेंशनली लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है कि वो कंडीशन हो रखी है, ऑलरेडी आप उसमें इम्प्लाई कर चुके हो, उसको आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पे खाने में क्या क्या मिलेगा एक डीलक्स थाली में, वो सारी की सारी चीजें लिखी हुई है, इसको तो क्या बोला जाता है? एक्सप्रेस। हर चीज एक्सप्रेस हो रखी है। जैसे मैंने और कशिश ने मिलके एक पार्टनरशिप करी, पार्टनरशिप में लिखा था कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 12%, पार्टनर को पर मंथ की सैलरी मिलेगी 5,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 6%, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा 6%, और अगर पार्टनर बीच में से विड्रॉ करता है तो एनुअली उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें इस तरीके से हमने किया था। पीएसआर हमारा 1:1 रहेगा। बोलो बात समझ में आई? ये सारी की सारी चीजें कैसी थी? एक्सप्रेस थी। कैसी थी? सारी की सारी चीजें एक्सप्रेस थी। इसको क्या बोला जाता है? हमारा एक्सप्रेस। इंप्लाइड एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमने बोला नहीं है फिर भी मान लिया जाता है। जैसे कि आपने एक टैक्सी में बैठे, टैक्सी वाले को आपने बोला कि आपको बैंड्रा जाना है या फिर जूहू बीच जाना है, आप वहां तक गए, उसने मीटर घुमाया, तो इसका मतलब आपके और टैक्सी वाले के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है कि आप जैसे ही वहां पहुंच जाओगे तो आपको जेब से पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपको पहले थोड़ी बोलोगे वहां जाके कि तूने तो बोला ही नहीं पेमेंट भी करना है, मुझे तो लगा आप भी जा रहे हो इसलिए मैं भी चल लिया। ये नहीं होता, इसको बोला जाता है इम्प्लाइड। क्या बोला जाता है? इम्प्लाइड। अब ध्यान रखना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इम्प्लाइड कंडीशंस। किसी को एक्रोनिम याद है? इम्प्लाइड कंडीशन मैंने आपको बताई थी। इम्प्लाइड कंडीशन मैंने आपको बताई थी, टोटल 6 याद कराई थी। कितनी याद कराई थी? 6 याद कराई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। 6 कंडीशन कौन कौन सी होती है? इम्प्लाइड कंडीशन। सबसे पहली मैंने आपको इसके एक्रोनिम याद कराई थी। एक सीएस का स्टूडेंट था। कौन सा था? सीएस। तो सीएस, उसके पास मोबाइल तो था नहीं गाने सुनने के लिए, तो गाने काहे में सुनता था वो? एफएम और सीडी। सीएस एफएम सीडी, सीएस एफएम सीडी। मैंने आपको क्या बताया था? सीएस एफएम सीडी। बोलो बात याद है या नहीं है? यहाँ तक, यहीं तक क्लास आखिरी एंड करी थी और आज यहीं से आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। सीएस एफएम सीडी, सीएस एफएम सीडी। बोलो यहाँ तक बात याद है? सीएस एफएम सीडी। लिख लो टाइप्स ऑफ इंप्लाइड कंडीशन। सीएस एफएम सीडी बिल्कुल याद है। सीएस एफएम सीडी, टाइप्स ऑफ इंप्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस तो होती है जो सारी की सारी लिखी हुई होती है, इंप्लाइड वो वाली जो लिखी हुई नहीं है बट हम मान ली जाती है, तो उसको कौन कौन सी जाती है? सीएस एफएम सीडी, सीएस एफएम सीडी, सीएस एफएम सीडी। बोलो बात याद आई? सीएस एफएम सीडी, इसको हम क्या बोलते हैं? इंप्लाइड कंडीशन। सीएस एफएम सीडी। हैप्पी बर्थडे जतिन, जतिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। बिल्कुल, सीएस एफएम सीडी, सीएस एफएम सीडी। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सी से बताया था कंडीशन एस टू टाइटल। कौन सा बताया था? कंडीशन एस टू टाइटल। सी से कौन सा बताया था? कंडीशन एस टू टाइटल। ध्यान से सुनना, भटक मत जाना, दोबारा बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी एस एफ एम सी डी। सबसे पहले सी से होता है कंडीशन एस टू टाइटल। कौन सा हो जाता है? कंडीशन एस टू टाइटल। देखो कंडीशन एस टू टाइटल का मतलब हो गया आपका कि जब आप किसी चीज को बेच रहे हो, जब भी आप किसी चीज को बेच रहे हो तो आपके पास राइट है कि आप उस चीज को आगे सेल आउट कर सकते हो। मतलब एक हमारा है बायर और एक हमारा है सेलर। एक तो हमारा बायर और एक है सेलर। अगर सेलर के पास कोई गुड्स है तो टाइटल उसके पास है, इसका मतलब अगर मेरे पास टाइटल है तो ये इंप्लाइड कंडीशन है कि मैं उस चीज को बेच सकता हूं। जैसे आज ये मोबाइल फोन मेरा है, इसका टाइटल मेरे पास है, बिल भी मेरे पास है, मतलब ये इंप्लाइड कंडीशन है कि इसका टाइटल मेरे पास है ना, तो इस चीज को मैं आगे बेच सकता हूं। बोलो बात समझ में आई? अगर कंडीशन ऑफ सेल है तो मेरे पास राइट है कि मैं इस चीज को आगे बेच सकता हूं। राइट टू सेल, राइट टू सेल। अरे बिल्कुल बिल्कुल, वापस आ जाओ जाते हैं, बाद में करेंगे, अभी आ जाओ। राइट टू सेल क्या बोला जाता है? इसको राइट टू सेल। मतलब कंडीशन एस टू टाइटल बोलती है कि अगर किसी चीज की पोसेशन मेरे पास है, अगर एक कार मेरी है, अगर एक बाइक मेरी है, ये वॉच मेरी है, ये डस्टर मेरा है, ये बुक मेरी है, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं उस चीज को आगे थर्ड पार्टी को बेच सकता हूं या किसी भी पर्सन को आगे बेच सकता हूं।
इन केस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल, इन केस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल, जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब मेरे पास राइट होगा कि मैं उसको बेच दूंगा। इसको क्या बोला जाता है? कंडीशन इज टू टाइटल। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से इधर ध्यान दो। अगर मेरे पास ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को बेचना चाहता हूं, क्या इस राइट के लिए मुझे किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या तो इंप्लाइड चीज है कि मेरे पास ये मार्कर है तो इसका राइट मेरे पास है कि मैं इसको बेचूंगा? भैया इंप्लाइड है, चीज मेरी तो बेच भी मैं ही सकता हूं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट से जाके कि देखो ये चीज मेरी है, कॉन्ट्रैक्ट करने दो प्लीज कि मैं इसको आगे जाके बेच दूं। ऐसा नहीं है, ये चीज मेरी है तो मैं इसको बेच सकता हूं। तो अगर मेरे पास कोई भी चीज है तो मैं उसको आगे जाके बेच सकता हूं, ये राइट मेरे पास है। बोलो बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ सेल ही हैज अ राइट टू सेल द गुड्स, इन केस ऑफ सेल ही हैज अ राइट टू सेल द गुड्स। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है। अगर राइट मेरा ही नहीं था, अगर राइट मेरा ही नहीं था तो सामने वाला पर्सन, अगर मेरे पास टाइटल ही नहीं था तो सामने वाला पर्सन मेरे पे क्या कर सकता है? केस कर सकता है और मेरे से रिफंड ले सकता है। बहुत ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये बॉटल है हर्षिता की। किसकी बॉटल है? हर्षिता की। जब क्लास स्टार्ट हुई थी ना, जब क्लास मतलब बंद होने वाली थी, हमारी कोविड-19 की वजह से हमने रोकी, तो तब हर्षिता ये अपनी बॉटल यहाँ पे भूल गई। अब मैंने क्या किया, बाहर कोई आदमी जा रहा था, उसको प्यास लग रही थी, मैंने बोला 500 रुपए की बॉटल है, बोल खरीदेगा क्या? उसको बॉटल की जरूरत थी तो उसने मुझसे वो बॉटल खरीद ली। उसने मुझसे क्या करी? वो बॉटल खरीद ली और उसने बदले में मुझे कितने रुपए दे दी? 500 रुपये दे दिए। बताओ सामने वाली पार्टी ने जब गुड्स खरीदे तो उसने मुझसे गुड फेथ में खरीदे या नहीं खरीदे? बिल्कुल गुड फेथ में खरीदे उसने। क्या इस बॉटल का टाइटल मतलब मालिक मैं था क्या? नहीं, इस बॉटल का मालिक मैं नहीं था। इस बॉटल का एक्चुअल ओनर तो कौन थी? हर्षिता थी। पर ये बेच किसने दी? मैंने। आफ्टर 2 मंथ हर्षिता को पता पड़ गया कि मैंने उसकी बॉटल कहीं और किसी और को बेच दी। समझो मैंने वो बॉटल जतिन को बेच दी। अब हर्षिता के पास राइट है, जतिन की ये ड्यूटी है कि वो हर्षिता मतलब एक्चुअल ओनर को, मतलब किसको? एक्चुअल ओनर को वो उसका गुड्स वापस करे, और जो जतिन को लॉस हुआ है या जतिन ने जो पैसा लगा है वो मुझसे रिफंड ले सकता है। अगर मैं नहीं दूंगा तो जतिन के पास राइट टू स्यू का ऑप्शन है, वो मुझ पे केस करके मेरा पैसा वापस, खुद का पैसा वापस ले सकता है। इसका मतलब जिसका एक्चुअल ओनर है वही आदमी आगे बेच सकता है। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? विथ एग्जाम्पल समझा दिया। इसको बोला जाता है कंडीशन एज टू टाइटल। क्या बोला जाता है? कंडीशन एज टू टाइटल। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? बिल्कुल यस, समझ में आ गई। कंडीशन एज टू टाइटल क्या बोलते हैं इसको अपन? कंडीशन एज टू टाइटल। क्या बोलते हैं इसको अपन? कंडीशन एज टू टाइटल। बोलो बात समझ में आई? कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल, जो ओनर है वही गुड्स बेच सकता है, कोई और बेचेगा तो थर्ड पार्टी के पास राइट है कि अपना गुड्स वापस ले लेगा, और जिसने खरीदा है वो जिसने बेचा है उससे रिफंड ले सकता है। मतलब जो ओनर है वही गुड्स बेच सकता है। सिंपल सी वर्ड्स। बोले बात समझ में आई यहाँ तक? बहुत बढ़िया, सबको समझ में आई? बिल्कुल आ गई। आगे चलते हैं। फर्स्ट हमारा कंडीशन एज टू टाइटल सी से हो गया। कंडीशन कौन सा हो गया? सी से हमारा हो गया कंडीशन एज टू टाइटल। बिल्कुल, प्रवेश को समझ में आ गया, हर्षिता को समझ में आ गया, हर्षिता को भी आ गया, सबको आ गया। मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला होता है सेल बाय सैंपल। कौन सा हो जाता है? सेल बाय सैंपल। कौन सा हो जाएगा आपका? सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया। सेल बाय सैंपल, ध्यान से सुन, बहुत ही ध्यान से सुनना। सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, तुमको एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। बीबीए वाले तो फिर भी चल जाएंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए एक एक एग्जाम्पल भी, क्योंकि आपकी केस स्टडी बनेगी एग्जाम्पल पे से ही। तो ध्यान ध्यान से सुनना। सेकंड होता है सेल बाय सैंपल। कंडीशन कौन सी आती है हमारी? सेल बाय सैंपल। इसमें इंप्लाइड कंडीशन क्या होती है? ध्यान से सुनना। मेरे पास चावल का वेयर हाउस था,
मतलब मेरा खुद का ही गोडाउन था जहाँ पे मैं चावल बेचता हूँ। क्या बेचता हूँ? चावल बेचता हूँ। मेरे पास बहुत 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 बड़ा एरिया है जहाँ पे पूरा का पूरा जो भी गोडाउन है मेरा किससे भरा हुआ है? चावल से भरा हुआ है। अनंत, कशिश, अंकिता और जतिन, ये 4 ऐसे डीलर हैं जो अपने अपने शहरों में होलसेल की दुकान पे चावल बेचते हैं। मेरा तो गोडाउन है, फैक्ट्री है, बहुत अनाज से पूरा सारा आता है, मेरे पास ही स्टोर होता है। ये सब मेरे पास आते हैं। पहली बार आए थे, इन्होंने मुझे बोला कि चावल क्या भाव दिए। मैंने बोला हमारा चावल थोड़ा महंगा है बट सबसे अच्छा चावल है हमारा। हमारा चावल थोड़ा सा महंगा है लेकिन सबसे अच्छा चावल हमारा है। बोले बात समझ में आई? ठीक है। अनंत ने बोला कितने रुपए का? मैंने बोला हमारा वाला चावल 45 रुपए किलो है और आप मार्केट में बेचो, अगर एक बार कोई आपसे चावल खरीदेगा ना तो आपसे ही चावल खरीदेगा, बासमती राइस को भी पीछे छोड़ देगा। इसने बोला ठीक है। तो इसने बोला क्या आप हमारे को थोड़ा सा सैंपल दिखा सकते हो? मैंने बोला बिल्कुल दिखा सकता हूँ, सैंपल में क्या है। तो मैं गया, एक सैंपल वाली बोरी थी, मैंने उसमें से एक कटोरी चावल या फिर एक ऐसा कुछ था हमारे पास इंस्ट्रूमेंट टाइप का जिसमें मैंने चावल भरा और अनंत के हाथ में डाल दिया। उसने एक एक दाने को आराम से देखा, थोड़ा सा टेस्ट करके देखा, उसको ऐसे रगड़ के देखा, सब कुछ देखा। फिर उसने 4 जगह फोटो वोटो खींच के अपने जानकारी में दिखाई कि क्या मैं ये चावल खरीद लूँ क्या, मुझे 5000 किलो ऐसे चावल खरीदने हैं, क्या मैं ये वाले चावल खरीद लूँ क्या। इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, जो मैंने अनंत को सैंपल दिखाया और जो एक्चुअल में चावल है क्या वो दोनों सेम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मतलब मैं सैंपल तो कुछ और दिखा रहा हूँ और एक्चुअल में कुछ और है। मतलब इम्प्लाइड कंडीशन ये होती है कि जब आप किसी को सैंपल दिखाओगे तो ये इम्प्लाइड है कि सैंपल और बल्क क्वालिटी सेम है। सैंपल और बल्क क्वालिटी सेम है। जैसे कभी कभार आप एग्जीबिशन में जाते हो तो आपको थोड़ा सा टेस्ट नहीं कराया जाता, खरीदने से पहले आप थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हो, तो आप क्या मानते हो कि टेस्ट जैसा है एक्चुअल गुड्स भी वैसा ही होगा। जब आप चूरन वगैरह लेने चल जाते हो किसी एग्जीबिशन में तो आपको थोड़ा सा टेस्ट कराते हैं, फिर आप बोलते हो ठीक है भैया दे दो, तो आपको पूरा पैकेट भर के दे देते हैं। तो आप क्या मानते हो कि जो आपने सैंपल टेस्ट किया और जो एक्चुअल क्वालिटी दोनों कैसी होगी? सेम। अब आप ऐसे थोड़ी करोगे, सैंपल भी टेस्ट कर लिया फिर एंड टू एंड खुद का पैकेट भी वहीं फाड़ के देखोगे मेरा वाला भी ऐसा ही है, नहीं, ये इम्प्लाइड है। और अगर दोनों में डिफरेंस हुआ तो भैया यू हैव अ राइट टू केस एंड अपना कंपनसेशन, अपना रिफंड और अपना पैसा पूरा वापस लेने का यू हैव द राइट। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? इसको बोलते हैं कंडीशन एज टू सैंपल, सेल बाय सैंपल। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ ली है, बोलो बात समझ में आई? कंडीशन एज टू टाइटल और सेकंड हमने पढ़ ली है सेल बाय सैंपल। CS कंडीशन एज टू सेम होनी चाहिए। बिल्कुल अर्षिता, बिल्कुल परफेक्ट, सेम होनी चाहिए। मतलब जैसा हमने डेमो में पढ़ाया वैसा ही हम एक्चुअल पढ़ाते नहीं पढ़ाते? बिल्कुल भैया वैसा ही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं किया स्टार्टिंग की ट्रायल क्लासेस में तो 3 दिन अलग पढ़ा दिया और ज़िंदगी भर अलग पढ़ा दिया, नहीं। जैसा आपको ट्रायल में पढ़ाया है वैसा ही ज़िंदगी भर पढ़ाएंगे, कभी भगा कर नहीं चलेंगे, चाहे धीरे चलेंगे लेकिन क्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे। एक एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। एक एक बच्चे का ऐसे थंब इंप्रेशन जब तक नहीं आएगा ना तब तक आगे नहीं चलेंगे। बोले बात समझ में आई? इसको बोलते हैं CS। सी से हुआ कंडीशन एज टू, कौन सा हो गया हमारा? कंडीशन एज टू टाइटल, और एस से हो गया हमारा सैंपल। बोलो CS FM, फिर आता है FM और CD। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? F से बात करते हैं, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, स्टार मार्क बना दो इस पे, स्टार मार्क बना दो। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस टोटल इस चैप्टर में 3 बार आएगा, एक लॉ साथ में आएगा, उन दोनों को साथ में लेके पढ़ाऊंगा। अभी इस टॉपिक को एक बार के लिए ब्रेक दे रहा हूं क्योंकि अगर अभी पढ़ा दिया और बाद में जब इसका एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। इस वजह से इसी टॉपिक को एंड में लूंगा, साथों साथ इसका एक्सेप्शन आएगा, दोनों को साथ में ही पढ़ाएंगे। अलग पढ़ा दूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। बस लिख के छोड़ दो, साथ में लिख कर छोड़ दो। CS FM, F से कर लो आप, कौन सा कर लिया? कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, बस लिख कर छोड़ दो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। CS FM, C से टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल, S से सैंपल, F से फिटनेस। अब M से देखो कौन सा होता है? M से होता है CS FM, M से होता है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। कौन सा होता है? कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू
मर्चेंटेबिलिटी। कौन सा हो जाएगा? कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। CSFM, एम से हो जाएगा कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। ध्यान से सुनना अगेन, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। आपने मुझे बोला कि आप लोगों को नोट्स की बुक खरीदनी है। क्या खरीदनी है? नोट्स की बुक्स खरीदनी है, नोट्स की बुक खरीदनी है। मैं एक सेलर हूं जो बुक्स बेचता हूं। मैं कौन हूं? एक सेलर जो बुक्स को बेचता हूं। मैंने आपको ये बुक बेच दी, मैंने आपको ये बुक कोरियर करा के बेच दी। जब आपने पेज खोले तो इन पेज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ये सारे के सारे पेज खाली थे। भैया भैया एग्जाम्पल दो ना। चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल। याद आ जाएगा बोलो, नहीं याद है ना तो वो क्विज भी कैंसिल करवा देना। मूवी याद है धमाल? धमाल मूवी में स्टार्टिंग में वो एक पेंटिंग बेचने निकलते हैं, घास खाते हुए घोड़े की। गलती से जिसका नाम होता है उस मूवी में मानव, वो उस पेंटिंग की बजाय खाली पेंटिंग ले आता है और उस आदमी को बेच देता है। बेचते ही उससे 20,000 रुपये भी ले लेता है। डायलॉग और मारता है, 1,000 रुपये जमा थे, बाकी के 19,000 रुपये आप दे दीजिए। अब जब वो चेक करता है तो ना तो घोड़ा होता है पिक्चर में, ना ही घास होती है। डायलॉग और मारते हैं ऊपर से, बोले घास तो घोड़ा खा गया, और घोड़ा कहाँ गया? जब घास नहीं है तो घोड़ा क्या करेगा? याद है, खाली पेंटिंग थी वो। मुझे बताओ क्या वो चीज़ सही थी? क्या वो बिक सकती है क्या चीज़? नहीं भैया, वो मर्चेंटेबिलिटी ही नहीं है, वो डिफेक्टिव है। कोई चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपकी डिफेक्टिव है तो आप उसको क्या बोलोगे? वो मर्चेंटेबिलिटी ही नहीं है। मैं ये मार्कर खरीद के लाया मार्केट से, और जैसे ही इसको आके खोला, चेक किया इस मार्कर को, तो भैया आगे से निब ही नहीं थी चलने के लिए, कुछ चल ही नहीं रहा था। तो क्या ये मर्चेंटेबिलिटी के लायक है या नहीं है? भैया ये मर्चेंटेबिलिटी के लायक नहीं है। बोलो बात समझ में आई? मैंने ये कोरियर करवाया था, मंगवाया था, और जब इसको आकर देखा ना तो ढक्कन भी था, मार्कर भी था। अंदर से चेक किया तो इसके अंदर जो रिफिल होती है वो रिफिल थी ही नहीं, खाली खोखा था। मर्चेंटेबिलिटी नहीं है, मतलब मार्केट में ये बिक नहीं सकता। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसको बोलते हैं कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। हम ये मान के चलते हैं जब भी हम कोई गुड्स खरीदेंगे तो मर्चेंटेबिलिटी के लायक है, मतलब मार्केट में बिक रहा है, वो डिफेक्टिव नहीं है, वो गुड्स डिफेक्टिव नहीं है। जब भी आप अमेजोन से कोई माल मंगाते हो तो आप एक बार तो यही मान के चलते हो ना कि भैया मेरा गुड सही सलामत मेरे पास आएगा, डिफेक्टिव आएगा तो मैं उसको रिफंड करवा सकता हूँ। यही चीज़ सोचते हो? ऐसे थोड़ी सोचते हो कि आएगा तो 2 टुकड़ों में आएगा ना, ऐसा सोचते ही नहीं है। ये इंप्लाइड है। जब आप अमेजोन से कोई गुड्स खरीदते हो तो आपको पता है कि इसको खरीदोगे और पूरा ही बेकार आया तो रिफंड कर लोगे। आप उनको मेल थोड़ी डालते हो कि अगर टूटा हुआ निकला तो। ये सारी चीज़ें हम मान के चलते हैं। बोले बात समझ में आई? कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इन चीज़ों के भी, हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। आप सबके मन में डाउट आ रहे हैं, आने दो। जैसे ही वो फिटनेस वाला और क्वालिटी वाला टॉपिक कराऊंगा सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, लेकिन यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। CSFM, कितनी बात समझा दी मैंने आपको? CS और FM। C से कंडीशन एज टू टाइटल, S से सैंपल। मेरे साथ साथ याद करो ना यार, साथ साथ बोलो। C से कंडीशन, S से सैंपल, F से फिटनेस, M से मर्चेंटेबिलिटी। CSFM CD, CSFM CD, CSFM हो गया। अब आता है हमारा C से, अगेन अगला टॉपिक किससे आता है हमारा? C से कंडीशन एज टू होलसमनेस। कौन सा आ जाता है? कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू होलसमनेस। C से आ जाएगा कंडीशन एज टू होलसमनेस। कौन सा आ जाएगा? कंडीशन एज टू होलसमनेस। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो मुझे जल्दी से ऐसे थंब इंप्रेशन दे दो तो अपन आगे चलना स्टार्ट करें। कंडीशन एज टू होलसमनेस में आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं। कंडीशन एज टू होलसमनेस हम पढ़ना स्टार्ट करें। देखो कितनी बढ़िया बात हो गई आपके। आज ये यूनिट अगर खत्म हो जाती है तो 3 वीडियो के अंदर यूट्यूब पे जो आपको 3 वीडियो प्रोवाइड होगी उसके अंदर आपकी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट्स की 2 पूरी की पूरी बड़ी वीडियोस के साथ में आपके टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, एग्जाम से पहले या कभी भी सिर्फ 3 घंटे अपने हेडफोन लगाना है, 1.5 की स्पीड लगानी है और सुनना स्टार्ट। 2 घंटे में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट खत्म। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। CSFM
सी डी, सी से आ जाएगा हमारा व्हाट डज मार्केटेबल एट द फुल वैल्यू मीन, व्हाट डज मार्केटेबल एट देयर फुल वैल्यू मीन। कशिश बने रहिए, जैसे ही मैं मार्केट वैल्यू वाला फिटनेस वाला कराऊंगा पक्की बात है आपकी सारी की सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मार्केट वाली चीज, कंज्यूमर वाली चीज, एक एक चीज क्लियर करके रख दूंगा। व्हाट डज मार्केटेबल, बिल्कुल आपके ये वाला टॉपिक उसके साथ में मैं खत्म करूंगा। अभी आप एक सी एस स्टूडेंट के साथ में नहीं, आप ये समझ लीजिए आप एक नॉर्मल स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। टॉपिक थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। चले, बिल्कुल। कंडीशन एज टू होलसमनेस क्या बोलता है? कंडीशन एज टू होलसमनेस क्या बोलता है? कंडीशन एज टू होलसमनेस, बिल्कुल बिल्कुल चलता है। देखो मेरी बात सुनो, इन केस ऑफ ईटेबल आइटम्स, कंडीशन एज टू होलसमनेस एक ही बात करता है। इन केस ऑफ ईटेबल आइटम किसके बारे में बात करता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने में यूज़ करी जाती है या जिस चीज़ को हम कंज्यूम करते हैं इन खाने चीज़ में। मैंने, समझो, मैं क्यों, किसको ढूंढे, जतिन को ही पकड़ लेते हैं, नहीं यार इसका तो बर्थडे है, छोड़ो, हर्ष को पकड़ लेते हैं। हर्ष ने क्या किया? हर्ष ने ना ऑनलाइन ऑर्डर किया मिल्क। क्या ऑर्डर किया? मिल्क ऑर्डर किया। हर्ष ने सोचा कि अब मैं क्या करता हूँ, बाहर तो निकल नहीं सकता। हर्ष ने तो क्या किया, 4 किलो दूध मंगा लिया, 4 लीटर इसने दूध मंगा लिया अपने घर के लिए और बोला रातों रात मैं सारा का सारा खुद ही पी जाऊंगा, घर वालों को तो दूंगा ही नहीं। अब जिससे इसने खरीदा ये तो क्या मान के चल रहा होगा, भैया दूध सही क्वालिटी का है, सरस का दूध आ रहा है तो बढ़िया ही होगा, कोई खराबी तो नहीं होगी। ये रात को क्या कर रहा था, वो सारा का सारा दूध पी रहा था। जैसे ही इसने दूध पिया, जैसे ही इसने दूध कंज्यूम किया, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर रातों रात इसमें मिर्गी के दौरे आने लग गए। रातों रात इसके अंदर मिर्गी के दौरे आने लग गए। गेट खोल के भूल गया कोरोना क्या चल रहा है, भैया पूरी कॉलोनी में अकेला भागता रहा, पूरी रात भागता रहा। चौकीदार भी एक बार डर गया, शायद यही कोरोना है, ऐसी हालत हो गई। और जब सुबह घर आया तो बेहोश हो गया। मुझे बताओ, जो गुड्स इसने कंज्यूम किया, जो गुड्स इसने कंज्यूम किया, क्या वो सही था या गलत था? नहीं भैया, वो गलत था, वो गुड्स गलत था। आप ऐसे गुड्स मार्केट में नहीं बेच सकते। होलसमनेस ये बोलता है इन केस ऑफ ईटेबल आइटम, अगर आपको कुछ हो जाता है कंज्यूम करने से, आपको कुछ भी इनकेपेबिलिटी हो जाती है, आपको डिजीज हो जाती है, तो ये चीज़ गलत होगी। यू हैव द फुल राइट, आप उसके ऊपर केस करके आप उससे पैसा भी ले सकते हो और जो सारी चीज़ें इससे आप रिकवर कर सकते हो। इन सिंपल मीन्स जब भी आप कोई चीज़ कंज्यूम करोगे आप यही मान के चलते हो कि भैया वो ईटेबल क्वालिटी का होगा, वो चीज़ सही होगी। पता ही नहीं क्या हो जाता है बच्चों को, ऐसे मजा आ जाते हैं। वो सारी चीज़ें सही होंगी, खराब नहीं होंगी। दिस इज कौन सा हो जाता है? कंडीशन एज टू होलसमनेस। जब भी आप चॉकलेट खाते हो तो आप क्या चेक करते हो? एक्सपायरी डेट। ये थोड़ी चेक करते हो चॉकलेट खोलने से पहले, टेस्ट करा लो इसमें जहर है या नहीं है। नहीं, आप ये मान के चलते हो, इंप्लाइड कंडीशन है। कंपनी यहाँ पे ये थोड़ी बोल सकती है तूने पूछा क्यों नहीं कि इसमें जहर है या नहीं है। समझ में आ गया? बोले बात समझ में आई? ज्यादा कमेंट करोगे तो अगले एग्जाम्पल आप लोगों पे ही बन जाएंगे। चलो ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं कंडीशन एज टू होलसमनेस। कंडीशन एज टू होलसमनेस, बोलो बात समझ में आई? कशिश जैन, बात समझ में आई? कंडीशन एज टू होलसमनेस। तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था इंप्लाइड कंडीशन कौन कौन सी होती है? सी एस एफ एम और सी डब्ल्यू। सी एस एफ एम सी डी। सी से हमने पढ़ा टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल। फिर हमने एस से पढ़ा सैंपल, एफ से पढ़ा फिटनेस। अनंत, इफ समवन सेल्स यू गुड क्वालिटी बट एक्सपायर्ड, आई प्रॉमिस, जैसे ही फिटनेस वाला टॉपिक कराऊंगा ना, जो एक टॉपिक मैंने आपको कहा था बाद के लिए रख रखा है, सारे के सारे डाउट, यही वाले डाउट, कशिश आपका, अनंत आपका, सारे के सारे डाउट एक साथ क्लियर कर दूंगा। एक एक करके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, प्रॉमिस। आएंगे डाउट, इसको अपने दिल में संभाल के रखो, यहां तक मत लाओ, यहां तक भी मत लाओ, यहां संभाल के रखो। आई प्रॉमिस खत्म कर दूंगा एक एक डाउट। बस वो जो टॉपिक मैंने छुड़वाया है ना, इसी वजह से छुड़वाया है कि आपका वो टॉपिक और ये डाउट मिल के साथ में सॉल्व करेंगे, नहीं तो पूरे चैप्टर को परेशान करते हैं अगर वो टॉपिक मैं पहले करवा देता तो। समझ में आ गया? सी एस एफ एम सी डब्ल्यू। अब हमारा कौन सा बच गया था? सी एस एफ एम सी डी, डी से बच गया था। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। कौन सा बचा है? कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने
गुड्स खरीदने गया, मैंने गुड खरीदा और मैंने दुकानदार को जाके बोला कि भैया 2.25 लीटर वाली पेप्सी की बोतल दे दो मुझे, 2.25 लीटर वाली पेप्सी की बोतल मेरे को दे दो। उसने बोला 90 रुपये। मैंने बोला ये लो 90 रुपये। उसने मुझसे मांगे 95 रुपीज़। मैंने बोला MRP तो 90 रुपये है, फिर आप 95 क्यों ले रहे हो, मतलब 95 क्यों ले रहे हो। तो वो पता है मुझे क्या बोलता है, कोल्ड ड्रिंक तो 90 रुपये की है, 5 रुपये तो ठंडा करने के ले रहा हूँ, 5 रुपये तो मैं इसको ठंडा करने के ले रहा हूँ, और इस कोविड-19 ऐसी टाइम पे भी मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ ना। कोल्ड ड्रिंक तो 90 की है, ये 5 रुपये तो मैं आपसे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस सिचुएशन में भी मैं आपको कोल्ड ड्रिंक बेच रहा हूँ, इतनी गर्मी में दुकान खोल के बैठा हूँ जहाँ पे जान का खतरा है, इस वजह से 5 ले रहा हूँ। आंसर मैं नहीं दूंगा, जिन बच्चों ने मेरे साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रखा है उन सबके पास आंसर है, ठीक है। पर मेरा आंसर क्वेश्चन ये नहीं था। मैं उससे बॉटल लेने गया कोल्ड ड्रिंक की, मैंने बोला 2.25 लीटर वाली दे दो, उसने बोला 90 रुपये दे दो, मैंने 90 रुपये दे दिए। अब कोल्ड ड्रिंक पीनी तो थी नहीं, बोर हो रहे थे, ऐसे ही जाके लिया है मार्केट से। अब घर पे मैंने बताऊं क्या किया, टेस्ट किया। क्या किया, टेस्ट किया कि क्या ये एक्चुअल में 2.25 लीटर है या नहीं है, क्या ये एक्चुअल में 2.25 लीटर है या नहीं है। जब मैंने उसको टेस्ट किया ना, तो भैया उसका टोटल क्वांटिटी कितनी थी, उसकी टोटल क्वांटिटी थी कितनी थी, सिर्फ 1.5 लीटर। कितनी थी, 1.5 लीटर। तो अब जब मैंने दुकानदार को जाके बोला कि भैया मैंने आपको बोला था बड़ी वाली बोतल देना 90 वाली, तो आपने मुझे क्यों नहीं, मतलब 2.25 लीटर क्यों नहीं दी। तो दुकानदार मुझे बोलता है आपने पूछा थोड़ी कि एग्जैक्ट 2.25 दो, आप पूछते तो मैं बता देता ये 1.5 है ना। डिस्क्रिप्शन पे जो लिखा है वो इम्प्लाइड हो जाता है कि हम ये वाली चीज मांग रहे हैं। मैं ये मार्कर लेके आया, ये मार्कर एक डब्बे में बंद था, उसके ऊपर लिखा था ब्लैक कलर, डब्बे के ऊपर क्या लिखा था, ब्लैक कलर। तो मुझे खोलकर चेक करने की नीड नहीं है कि ये ब्लैक कलर का है क्या, उसके ऊपर लिखा है ब्लैक, तो अंदर से रेड नहीं निकलेगा। आप चिप्स लेने गए, चिप्स पे आपने दुकानदार को बोला टमाटो फ्लेवर दे दो, जैसे ही आपने चिप्स खोला, खाना शुरू किया, भैया उसमें तो अनियन फ्लेवर निकल रहा है या वो ब्लू वाला इंडियन मसाला फ्लेवर निकल रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना। आपने टमाटो मांगा है तो टमाटो ही मिलेगा। आप गुड्स मांग रहे हो, केक लेने गए बेकरी से, आपने बोला नॉन एग वाला या फिर एगलेस केक दे दो, उसके ऊपर बना हुआ है एगलेस केक, ग्रीन कलर का साइन है, पर आप जब अंदर से खोल रहे हो तो उसमें एग वाला निकल रहा है। ऐसा नहीं होगा, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इम्प्लाइड कंडीशन हो जाती है कि जो डिस्क्रिप्शन है हमारा वैसा ही हमारा गुड्स होगा। और अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट में निकलता है तो आई हैव द फुल राइट टू केस ऑन दिस पर्सन, मेरे पास पूरा राइट है कि मैं उस पर्सन पे केस कर सकता हूं। अगर वो गुड्स उसके अकॉर्डिंग नहीं निकला तो भैया केस ठोक दूंगा। तूने डिस्क्रिप्शन पे लिखा है तो वैसा ही गुड्स होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई या समझ में नहीं आई। बोलो बात समझ में आई यहां तक की, बोलो बात समझ में आई। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन समझ में आई, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, CSFMCD, CSFMCD। ओ CS बेटा FM लेके आ और CD चला, CSFMCD, CSFMCD। बोलो इतनी सी तो बात है, CSFMCD। टॉपिक खत्म हो गया। गलती से 6 नंबर का आ जाए तो छाप देना, और फाउंडेशन में तो 5 नंबर का और आ जाता है कभी कभार। इम्प्लाइड कंडीशन बता दो तो आज ही 5 नंबर पक्के करवा दिए मैंने आपके। CSFMCD, CSFMCD, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। CSFMCD, CSFMCD, इतनी सी तो बात थी। हर्षिता को भी समझ आ गया, अंकिता को भी आ गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे चलें। ये सारे थे हमारी इम्प्लाइड कंडीशन। कौन सी हो जाती है, इम्प्लाइड कंडीशन। कौन सी हो जाती है, इम्प्लाइड कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन ये कौन सी हो जाती है, इम्प्लाइड कंडीशन। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, इम्प्लाइड वारंटी। क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, इम्प्लाइड वारंटी। बोलो बात समझ में आई। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है अपनी इम्प्लाइड वारंटी। हाँ, अब हम पढ़ेंगे इम्प्लाइड, आई गॉट इट, यस, इम्प्लाइड वारंटी। अगला टॉपिक लिख लो जल्दी से कॉपी में, इम्प्लाइड वारंटी। अभी तक हमने पढ़ा था इम्प्लाइड कंडीशन और अब पढ़ेंगे इम्प्लाइड वारंटी। जल्दी से पढ़ लो इम्प्लाइड वारंटी। कंडीशन वारंटी का वीडियो आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल है,
जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है कंडीशन वारंटी के लिए, आप लास्ट के 2 वीडियोस रेफर कर सकते हैं। आज 3rd वीडियो भी आपको रात तक मिल जाएगा, आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं। 3 घंटे के अंदर अंदर आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट तैयार होके बैठा है, तो 3 घंटे में आप आराम से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। जब भी एग्जाम आए ना तो दोबारा डाउट लेने की जरूरत नहीं है, हेडफोन्स लगाए और बस चालू हो जाना। जल्दी से लिख लो इम्प्लाइड वारंटीज, इम्प्लाइड वारंटी लिख लिया, सबने लिख लिया इम्प्लाइड वारंटी। और यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है तो एक थंब इंप्रेशन दे दो मुझे कि हाँ जी भैया हमारे को सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो हम आगे चलना स्टार्ट करते हैं। इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है, इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है, इम्प्लाइड वारंटी जल्दी जल्दी कर लो, बहुत सारा पढ़ाना है आज। इम्प्लाइड वारंटी, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इम्प्लाइड वारंटी के अंदर आपको 4 फ्लो चार्ट में चलना है, जिसमें आपको 4 पॉइंट्स बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 4 पॉइंट बनाने हैं, जिसके अंदर मेरा सबसे पहला पॉइंट जो आता है इम्प्लाइड वारंटी के, मतलब इम्प्लाइड वारंटी, इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है हम कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आते, हम कंडीशन में भी नहीं आते, पर बिन बोले ही, बिन जाने ही, अनजाने में ही, जब तक एक्सक्लूड नहीं किया जाता ना, हम ये मान के चलते हैं कि ये इम्प्लाइड वारंटी तो है ही है। मतलब मैं समझा नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं किसी वारंटी में आया ही नहीं, मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में आया ही नहीं, मैं तो एक नॉर्मल सेलिंग करने गया था। तो जब भी मैं एक नॉर्मल सेलिंग करूंगा, चाहे बोला हो चाहे नहीं बोला हो, जब तक इसको जानबूझ के एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा ना, हम इसको इंक्लूड ही मानेंगे। इम्प्लाइड वारंटी एक ऐसी चीज है, चाहे बोला हो चाहे नहीं बोला हो, जब तक आपने एक्सक्लूड नहीं किया हो ना, इसको इंक्लूड ही मानेंगे, इसको आप इंक्लूड ही मानोगे। अब इसके अंदर टोटल आते हैं 4। कितने आते हैं इसके अंदर? 4। सबसे पहला आता है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, 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 वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही ध्यान से सुनना। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, ध्यान से सुनना। अंकिता ने हर्षिता से एक घर खरीदा, अंकिता ने हर्षिता से एक घर खरीदा। घर की कीमत हर्षिता ने अंकिता से ली 80 लाख रुपए। कितने रुपए टोटल अमाउंट लिया? टोटल लिया उसने 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपीज ने हर्षिता ने अंकिता को वो घर बेच दिया। पर जो एक्चुअल मालिक था ना इस घर का, वो समझो साउथ अफ्रीका रहता था। कहाँ रहता था? साउथ अफ्रीका रहता था। समहाउ उसको पता पड़ गया कि उसका घर किसी और ने कहीं और बेच दिया। समहाउ उसको पता पड़ गया उसका घर किसी और ने बेच दिया। वो इंडिया वापस आया। ही हैज़ अ राइट कि वो अंकिता जिसने 80 लाख रुपए दिए उससे अपना घर वापस ले लेगा और खुद ही ओनर रहेगा। अंकिता के पास राइट है, जिसने हर्षिता से घर खरीदा था इन गुड फेथ, इन गुड फेथ, वो अपने घर का पैसा पूरा का पूरा हर्षिता से ले सकती है इतने टाइम तक। अब जो अंकिता को दिक्कत हुई होगी उसकी पेनल्टी ले सकती है, डैमेजेस ले सकती है, कंपनसेशन ले सकती है, सारी की सारी चीज़ें किससे रिकवर कर सकती है? हर्षिता से रिकवर कर रही है। अगर हर्षिता नहीं देगी तो भैया केस करके ले लूँगी, लेकिन मेरे पास पूरा राइट है मेरे पैसे वापस लेने का। सिंपल वर्ड, जब भी मैं किसी से गुड्स खरीदूंगा ना, तो जब मेरे को गुड्स मिले ना, मैं ये मान के चलूँगा कि ये गुड्स अब से मेरा ही हो गया। कोई थर्ड पर्सन मेरे से आके ऐसे नहीं बोलेगा ये तो मेरा था। अरे जब मैं किसी दुकान से चिप्स खरीदने जाऊंगा और रास्ते में ला रहा हूँ तो मुझे ये डर थोड़ी होगा यार अगर इसका असली ओनर आ गया तो। मैं तो क्या मानूंगा, मैंने पैसा दिया है, एक्चुअल ओनर अब मैं ही हो चुका हूँ, अब मुझसे कोई वापस नहीं लेगा। तो इसको बोलते हैं अनडिस्टर्ब पोजेशन। क्या बोलते हैं? वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन। इसको क्या बोलते हैं? वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन। बोलो बात समझ में आई? वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन, वारंटी एज टू
अनडिस्टर्ब पोजेशन, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन। बोलो बात समझ में आई, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन। सेकंड चलते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। कोई ऐसा गुड्स जो डेंजरस है, जो कि डेंजरस है, कोई ऐसा गुड्स डेंजर, भालू वालू नहीं, पागल हो क्या, कोई ऐसा गुड्स जिससे डेंजर है आपकी हेल्थ के ऊपर, जो आपकी हेल्थ के लिए डेंजर है। जैसे कुछ ऐसा केमिकल, जैसे कि अगर आपको पता हो एसिड मार्केट में बिकता है, मैं मानता हूँ लीगली बिक रहा है, ये जो एसिड है वो लीगली बिक रहा है, कोई बेच रहा है, सही पर्पस के लिए बेच रहा है, वो साइंस लैब में काम लिया जाएगा, उससे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, उससे डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। इन केस अगर एसिड अटैक होता है तो हम एक बार डमी पे ट्राई करके देखते हैं कि किस तरीके से हम जल्दी से उसको रिकवर कर सकें। कोई गलत इंटेंशन नहीं था, प्रॉपरली वो उसको यूज़ करने वाले थे। लेकिन जब भी सेलर बायर को वो गुड्स बेचेगा, जब भी सेलर बायर को गुड्स वो बेचेगा, तो भैया ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बायर को इस डेंजर के बारे में बता दे कि भैया इससे एक पॉइंट दूर ही रहना, आप इससे एकदम क्लोज में मत आना। जैसे फेविक्विक साफ साफ होता है कि आप अपनी फिंगर्स को उससे दूर ही रखना, क्योंकि एक बार चिपक गई ना तो छूटने का नाम नहीं लेती, होता ही नहीं होता। कोई भी डेंजरस गुड्स होते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ रहता नहीं रहता कि बच्चों की पहुंच से दूर रखे, 3 साल के बच्चों के हाथ में ना दे। जो आपका ऑल आउट आता है उसके ऊपर जो ब्लैक कलर की एक पॉइंट आता है जहां से निकलता है एसेंस सारा, उसको टच नहीं करना होता। क्या लिखा हुआ रहता है? नहीं लिखा रहता। यही बोलते हैं कोई भी ऐसा गुड्स जो डेंजर इन नेचर हो, कोई भी ऐसा गुड जो डेंजर इन नेचर हो, उसकी आपको डिस्क्लोजर करना ही पड़ेगा अगर आप एक सेलर हो। तो ये इम्प्लाइड है, ये कैसा है, ये आपका इम्प्लाइड है। इसको आपको ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा आपने पूछा तो नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई। पहला तो था अनडिस्टर्ब प्रॉपर्टी, पहला तो कौन सा था? अनडिस्टर्ब प्रॉपर्टी। सेकंड कौन सा हो गया? डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। सेकंड कौन सा हो गया? डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अब बोलो यहाँ तक समझ में आया? 2 पॉइंट समझ में आए या 2 पॉइंट नहीं समझ में आए? बोलो बात समझ में आई 2 पॉइंट्स की? 2 पॉइंट समझ में आए? बोलो 2 पॉइंट समझ में आए या नहीं आए? अनडिस्टर्ब पोजेशन और सेकंड अपन ने पढ़ा कौन सा? डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स और डिस्टर्ब पोजेशन। परफेक्ट। कशिश को समझ में आ गया? यस। प्रवेश को भी समझ में आ गया? तीर्थानी बड्डे बॉय को समझ में आ गया? हर्षिता को समझ में आ गया? हर्षिता को समझ में आ गया? अंकिता, चलो परफेक्ट। थर्ड कराता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत 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 ज्यादा ध्यान से सुनना। अनंत ध्यान से सुन लो, मस्ती मत करो। थर्ड पॉइंट हमारा बोलता है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस। 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 कौन सा हो जाएगा? वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस। क्या मतलब होता है? अब जल्दी से समझा दीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। मैंने एक कार ली, सेकेंड हैंड कार। सेकेंड हैंड कार मैंने खरीदी, समझो हर्ष सचदेवा से मैंने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी। कार कौन सी थी? मारुति 800। मारुति 800 जो 10 साल पुरानी थी, मैंने हर्ष से खरीदी। टोटल हर्ष को बदले में मैंने दिए इसको 65 लाख रुपए। कितने रुपए दिए? 65 लाख। 65 लाख रुपीज़ में मैंने हर्ष से एक सेकेंड हैंड कार खरीदी। 65 लाख रुपीज़ में मैंने हर्ष से वो एक सेकेंड हैंड मारुति 800 कार खरीदी, 10 साल पुरानी। अब जब मैंने खरीदी
तो मैं बहुत खुश था, घर में नई नई गाड़ी आई है, बड़ी सी मारुति 800 आई है, पार्टी हो रही थी, पूरी कॉलोनी को पार्टी दी हमने, प्रसादी करी, बढ़िया मज़ा आया। अब हर्ष ने भी ये कार कैसे ली थी, देखो महंगी कार थी, तो हर्ष ने भी क्या करा था, ये वाली कार है ना बैंक से लोन लेके खरीदी थी। कैसे ली थी, हर्ष ने भी बैंक से 2.5 करोड़ रुपए का लोन लिया था इस कार को खरीदने के लिए। हर्ष ने क्या किया था, 2.5 करोड़ रुपए का लोन लिया था मारुति 800 खरीदने के लिए। अब जब हर्ष ने मुझे ये कार बेची, हर्ष ने जब ये कार मुझे बेची, तो मैं तो क्या सोचेगा था, मैं था। अब सोचो, रिकवरी वाले आ गए, बोले या तो पेमेंट कर दो, नहीं तो हम ये कार उठा के ले जाएंगे। क्योंकि हर्ष ने क्या किया था भैया, वो पेमेंट करना बंद कर दिया था बैंक को। तो बैंक किससे खरीदने लग गई, मेरी कार या तो उठा के ले जाएगी या फिर उसको बोलती है पैसा दो, क्योंकि बैंक तो अपना लोन लेगा। इन सिंपल वर्ड बोला जाए, जब भी आप किसी से कोई पार्ट या प्रॉपर्टी या फिर कोई भी मटेरियल या कोई भी गुड्स खरीदते हो, जब भी आप किसी से कोई भी गुड्स खरीदते हो, तो आप ये मान के चलते हो कि अगर कोई थर्ड पार्टी की लायबिलिटी थी तो वो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुकी है। अब हमारे को थर्ड पार्टी को कोई भी पेमेंट नहीं करना अनटिल स्पेसिफिकली बताया गया हो। हम ये मान के चलते हैं कि ऑलरेडी वो सारे के सारे पेमेंट हो चुके हैं, अब हमारे को थर्ड पार्टी को कोई भी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आया, इसको बोलते हैं वारंटी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस मतलब थर्ड पार्टी पे हमारी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। जिससे भी हमने खरीदा है उसने सारे ड्यूज ऑलरेडी क्लियर कर रखे होंगे, और अगर नहीं है तो वो हमारे को एक्सप्रेसली बता देगा, और नहीं है तो इम्प्लाइड है, बोलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सारे के सारे सेटलमेंट हो रखे हैं। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, बोलो बात समझ में आई। आगे चले, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, बात समझ में आ गई, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। कार महंगी थी ना बेटा, ब्लू कलर की कार थी, ब्लू, इसलिए महंगी थी। ठीक है, चलो अगला एंड फोर्थ टॉपिक आता है मेरा, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस। सर एक बार और प्लीज, अरे ये तो आप अभी आए हो, हमने तो आपको देखा ही नहीं था। सर एक बार और समझा दो, बाद में ज्वाइन किया आपने, चीटिंग है, ऐसा अलाउड नहीं है। टाइम पे ज्वाइन करो, टाइम वालों सबको समझ में आ गया, आपने लेट ज्वाइन किया है। अब नए टॉपिक से सुनना, वारंटी एज टू फिटनेस और क्वालिटी, वारंटी एज टू फिटनेस और क्वालिटी। प्लीज जल्दी से ध्यान देना, मेरे को 15 मिनट में और टॉपिक खत्म कराने, अपनी लाइव सेशन बंद हो जाता है नहीं तो। वारंटी एज टू फिटनेस और क्वालिटी, क्या ये सुना सुना देखेला देखेला सा लग रहा है, नहीं लग रहा? ये टॉपिक देखेला सा लग रहा है, नहीं लग रहा? अरे अभी भी पढ़ा था, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कहां पढ़ा था? कंडीशन में भी पढ़ा था, वारंटी में फिर आ गया। अगर मैं उधर पढ़ा देता तो फिर से यहाँ कंफ्यूजन आ जाता, फिर मुझे आपको यहाँ पे दिक्कत लानी पड़ती। समझ में आया? गीतांशु समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे प्लीज 15 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट कराना है। बिल्कुल बिल्कुल मजाक कर रहा था मैं, आप स्टार्टिंग से ही थे, प्लीज एक बार मुझे कंप्लीट करा दीजिए, नहीं तो आधे में अटक जाएगा अपना टॉपिक। वारंटी एज टू, छोड़ो यार, पहले समझाई देते, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे कोई बच्चा रह जाता है हमारे साथ में। सुनो गीतांशु, मैंने ऐसे बोला वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस। अगर समझो मैंने आपसे आपकी एक कार खरीदी, तो मैं ये मान के चलूंगा कि अब मुझे आगे किसी को भी पेमेंट नहीं करना। सोचो बैंक वाले मेरे पास आ गए, गाड़ी उठा रहे थे, मैंने बैंक वालों को बोला कि क्यों उठा रहे हो गाड़ी, बोले इसका लोन अभी तक पे नहीं हुआ। समझ में आई बात? मैं ये मान के चलूंगा जब भी आपसे गुड्स खरीदूंगा कि जितने भी थर्ड पार्टी के ड्यूज थे वो आपने ऑलरेडी क्लियर कर रखे हैं, अब मेरे माथे के ऊपर दोबारा से कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट में मुझे बेचते हो, बोले सर आपको 2 लाख रुपए में गाड़ी बेच रहा हूँ, 4 लाख रुपए बैंक वालों को आप ही बेचोगे, तो फिर भी वैलिड है। लेकिन मैंने आपसे 6 लाख रुपए में गाड़ी खरीदी, कोई डिस्क्लोजर नहीं हुआ कि आगे जाके मेरे को और कोई पेमेंट करना है, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको सीयू कर सकता हूँ, आप पे केस
कर सकता हूँ। बोलो बात समझ में आई? अब प्लीज़ आगे चलते हैं, मैंने समझा दिया है। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस। अगेन 2 बार आ चुकी है। पहली कहाँ पे आई थी? वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस कहाँ पे आई थी? कॉन्ट्रैक्ट में आई थी, हमने कंडीशंस पढ़ी थी, इंप्लाइड कंडीशन और अब इंप्लाइड वारंटी। दोनों के अंदर सेम पॉइंट है, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा घुमा देता अगर उस टाइम पढ़ा देता तो। अगेन टॉपिक को स्किप करेंगे, अगेन इसी टॉपिक को स्किप करेंगे, इसी टॉपिक को हम दोबारा से स्किप करेंगे और हम चलेंगे अब अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा कौन सा? अगला टॉपिक, प्लीज आर्या बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं, मेरे को टॉपिक कंप्लीट कराना है। मैंने आपको 2 टॉपिक स्किप करा दिए, अब 3rd टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3rd टॉपिक। हमारा 3rd टॉपिक आता है कैविट एम्पटोर का। किसका? कैविट एम्पटोर, कैविट CAVEAT, कैविट एम्पटोर EMPTOR। अरे प्लीज बातें मत करिए, प्लीज प्लीज समझ लीजिए, आपकी वजह से बाकी बच्चों का भी प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक आता है कैविट एम्पटोर। क्या मतलब होता है? ध्यान से सुनना, ये रूल हमें ऐसे बोलता है, लेट द बायर बी अवेयर। कैविट एम्पटोर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर। बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर एक भी चीज़ गायब हुई ना, मेरी गारंटी नहीं है चीज़ नहीं समझ में आएगी। और वो आपने जो अगले 2 टॉपिक जो आप सोच के बैठे हो ना, समझ में आ गए, उन दोनों के अंदर ये टॉपिक था, वही वाली चीज़ समझा रहा हूँ जो 2 चीज़ स्किप कराई थी। और 3rd ये है कैविट एम्पटोर, फिटनेस वाले ही पॉइंट है दोनों, ध्यान से सुनना। ये बोलता है लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर। डाउट किस किस के थे मुझे याद करने दो। कशिश आपको डाउट था, अनंत सोगानी आपको डाउट था, दोनों के दोनों डाउट क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से सुनते जाओ। लेट द बायर बी अवेयर, दिस लॉ स्टेट दैट लेट द बायर बी अवेयर। जब भी एक बायर गुड्स खरीद रहा है तो ये लॉ बोलता है, ये अजम्पशन मान के चलता है, ये चीज बोलता है कि बायर जब भी गुड्स खरीद रहा है तो वो अवेयर है कि वो क्या चीज खरीद रहा है। ये सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बायर ने अगर अच्छे से ध्यान लगा के कोई चीज नहीं परचेज की, उसने अनदेखा ही उठा लिया, तो ये बायर की गलती है। सेलर और ये लॉ मान के चलता है, जब भी बायर कोई चीज खरीद रहा है तो वो अवेयर है, वो 100% अटेंटिव है, वो उस जगह मेंटली फिट है, उसने दिमाग की हालत खराब होने के सीन के टाइम पे चीजें नहीं खरीदी, वो अवेयर है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? लेट द बायर बी अवेयर वाइल मेकिंग परचेज ऑफ गुड्स। जब भी बायर गुड्स परचेज करेगा तो हम ये मान के चलते हैं कि बायर अवेयर है कि वो क्या खरीद रहा है, इसमें सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि अगर बायर कोई अपनी गलती से कोई चीज़ गलत उठा लेता है तो ये किसकी गलती है भैया? ये बायर की ही गलती है, सेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। बोलो बात समझ में आई? आगे ध्यान से सुनना, इतने सारे डाउट आएंगे आप लोगों को, पर एक एक करके सारे के सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। मैंने कोई चीज खरीदी, मैंने कोई चीज मार्केट से खरीदी। जब मैं कोई चीज मार्केट से खरीद रहा हूं तो ये मेरा फर्ज बन रहा है कि उस चीज को चेक कर लूं कि क्या वो चीज सही है या वो चीज गलत है। आप बाद में सेलर को नहीं बोल सकते कि भैया तूने मुझे गलत चीज कैसे पकड़ा दी, आपको उस टाइम पे चेक कर लेनी चाहिए थी। अगेन आपको डाउट आएगा, सर कल भी तो मैंने यही पूछा था इन केस ऑफ हॉर्स कि उसको चला कर देख लो ना। अगेन रुको एक सेकेंड, इसके एक्सेप्शन भी पढ़ाऊंगा, बस पढ़ते जाओ मेरे साथ साथ। डाउट को एक बार पोटली में बांध के रख दो, यहाँ लाते जाना, बस निकालना मत, सारे डाउट लेके चलिएगा। लेट द बायर बी अवेयर बोलता है जब भी आप कोई माल खरीदोगे, जब भी कोई आप माल खरीदोगे तो आप अवेयर हो। हमारा 1 आवर कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से मुझे बता दो क्या हम क्लास कंटिन्यू एक बार फिर से लाइव आ रहे हैं? बिल्कुल हम एक बार फिर से लाइव आ रहे हैं,
15 सेकेंड रिमेनिंग है हमारे पास, ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। मैं अगेन लाइव स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अभी के अभी इस टॉपिक को ख़त्म कर दूंगा और इसी वीडियो को मैं अपलोड पूरे साथ में कराऊंगा, ठीक है। 6:05 जल्दी से ख़त्म होने वाला है। मैं दोबारा से लाइव आ रहा हूँ, कहीं जाइएगा मत। सभी कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, इतनी जल्दी से आप सब साथ में आ गए। हमारा लास्ट टॉपिक था, इसी वजह से हम दोबारा से आए हैं। इस टॉपिक को मैं आपको छुड़वाना नहीं चाहता था, नहीं तो मन में बेचैनी रह जाती है आपके कि यार वो टॉपिक था क्या। चिंता मत करना, इस वीडियो को 4 से 5 बार देख के रिवाइज कर लेना, नहीं तो ये टॉपिक खो जाएगा। आज जो इस पकड़ है ना इस चैप्टर पे, ये चैप्टर की पकड़ दूर हो जाएगी। जल्दी से आ जाओ सबके सब आ गए, सबके सब आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनना आपकी, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करेंगे आज, हम कंप्लीट करके ही चलेंगे इस टॉपिक को। मैंने बोला था कैविट एम्प्टोर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर। बायर अवेयर होना चाहिए वाइल परचेजिंग द गुड्स। जब भी वो अपने गुड्स परचेज करेगा तो वो अवेयर होगा कि क्या वो चीज़ खरीद रहा है। जो वो चीज़ खरीदेगा उसमें वो क्या रहेगा, अवेयर रहेगा। वो बाद में ये चीज़ नहीं कर सकता जब भी कि आपने नहीं बताया। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर। ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कोई वो चीज़ मार्केट से परचेज करेगा तो वो 100% दिमाग के साथ और वो अपने फुल चीज़ होश आवाज़ में चीज़ को खरीद रहा है। वो कोई भी चीज़ गलत तरीके से खरीदता है तो वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बात ध्यान से सुनना, 2 एग्जाम्पल देता हूँ। 2 चीज़ एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने मार्केट से एप्पल खरीदे, मैंने मार्केट से एप्पल खरीदे, मैंने 1 किलो एप्पल खरीदे। वो एप्पल खराब थे, वो एप्पल खराब थे, बेकार क्वालिटी के थे, साइड में से थोड़े से सड़े हुए थे। वो एप्पल मैंने बिन देखे फ़ोन पे तो बात कर रहा था, समझो ये फ़ोन है, ऐसे फ़ोन पे बात कर रहा था, एप्पल ऐसे ऐसे डालता गया और डाल के मैंने पॉलीथीन में बंद किया। घर पे जाके 5 किलो एप्पल और बड़े थे, 1 किलो एप्पल उसमें जाके मिला दिया। इस वजह से मेरे 6 के 6 किलो एप्पल पूरे के पूरे ही खराब हो गए। मेरे सारे के सारे एप्पल खराब हो गए। अब मैं उस ठेले वाले के पास फिर से गया, मैंने बोला तूने मुझे सड़े हुए एप्पल क्यों दिए? तुझे बताना चाहिए था, तुझे बताना चाहिए था कि ये एप्पल सड़े हुए हैं। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? बता मुझे बताओ। क्या कोई दुकानदार ये चीज़ बोलेगा, खासकर फ्रूट वाला, वेजिटेबल वाला, साहब ये वाले मत खरीदो, देखो देखो ना ये तो सड़े हुए हैं, आप तो अच्छे अच्छे वाले खरीदो, देखो इसको तो साइड रख दो, इसको तो मैं फेंक दूंगा, आप ये वाले ले जाओ, ये तो बेकार है ना, ये तो मैंने ऐसे ही रख रखे हैं शो के लिए ताकि लोगों को दिखे कि ये खराब है ये अच्छे। क्या कोई दुकानदार ऐसे करता है? नहीं करता। इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी आप केले लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो आप क्या करते हो? भैया ये वाला हटा दो, ये सड़ा हुआ है। वो आलू डालते हैं, आप फिर से निकालते हो, होता है नहीं होता? 2 आलू आप डालते हो, 2 वो डालता है, जो वो डालते हैं आप वापस निकाल देते हो। क्यों निकालते हो? क्योंकि आप अवेयर होते हो, क्योंकि आप अवेयर होते हो। लेट द बायर बी अवेयर। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कोई दुकानदार बोलेगा ये चीज़ खराब है आप मत खरीदो? नहीं बोलेगा। इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर, टू बी अवेयर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी सी बात बोल दो मुझे।
अगर आई तो मैं आगे चलना स्टार्ट करता हूँ, पीछे के 2 टॉपिक भी इसी के साथ जोड़ते हुए चलूंगा, जिंदगी भर दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में। अरे बोलो, समझ में आई? हर्षिता को आ गई। जब भी डाउट है दोबारा ये वीडियो देख लेना, नहीं तो जिंदगी भर डाउट हो जाएगा। टीचर्स समझाते समझाते थक जाते हैं, क्योंकि वो गलती एक ही करते हैं, फिटनेस वाला टॉपिक साथ में समझा देते हैं और वहां समझाएंगे तो बच्चा बेहोश ही होगा। अब अपन ने उधर तो अलग रख दिया टॉपिक, ये अलग रख रहे हैं। कशिश को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर। अगली बात, आगे चलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने ना, ये दुकान थी, दुकान पे ऐसे मैंने बाहर एक बोर्ड टांग रखा था, डमी वगैरह लगा रखे थे, और 1 2 3 4 5 कपड़े मैंने टांग रखे थे। दुकान पे एक बोर्ड भी लगा रखा था, बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाता, कस्टमर अपने पैसों का खुद स्वयं ध्यान दे, नो स्मोकिंग, फिक्स रेट, अपना सामान अपने ही खुद के ऊपर ही छोड़े, हम इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये सारे बोर्ड मैंने लगा रखे थे। एक दुकानदार आया, उसने ये डमी था, इसके ऊपर कपड़े थे, मैं उसने इसे बढ़िया सा देखा, यूँ करके देखा, खुद के ऊपर लगा के देखा, बढ़िया था, उसको बढ़िया लगा, 15 मिनट देखा, उसके बाद मुझे आके बोलते हैं इसको पैक कर दो। मैंने उसको पैक कर दिया, मैंने बोला 500 रुपये, मैंने 500 रुपये ले लिया, बदले में उसको वो गुड दे दिया। अगले दिन वो मेरे पास आता है कपड़ा लेके, बोलता है इस कपड़े में तो खराबी है। मैंने बोला क्या खराबी है? बोलता है ये पीछे से पूरा फटा हुआ है। मैंने बोला वापस नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बाहर टंगा हुआ था ना ओपन मार्केट में, तुझे नहीं दिखाता क्या? आज दिख रहा है तो उस टाइम भी देख के चल जाता, जा गुड्स वापस नहीं लूंगा। और ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर टू बी अवेयर वाइल परचेसिंग द गुड्स, टू बी अवेयर वाइल परचेजिंग द गुड्स। इसको बोलते हैं कौन सा? हमारा लॉ हो जाता है एम्प्टोर। कौन सा हो जाता है? कैविट एम्प्टोर। लेट द बायर बी अवेयर। बोलो बात समझ में आई? लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर के लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। इसके कुछ क्या हैं? कुछ एक्सेप्शंस। इसके क्या हैं? कुछ एक्सेप्शंस। अब आपके डाउट खुलना हो जाएंगे स्टार्ट, मतलब जो डाउट थे बिखरते बिखरते इधर उधर, वो सब के सब समेट लूंगा मैं। लेट द बायर बी अवेयर। एक और एग्जांपल लूंगा पहले। मैं मार्केट से हॉर्स लेने गया, मैं मार्केट से क्या लेने गया? एक हॉर्स लेने गया। मैंने उसको बोला कि भैया मुझे 50,000 रुपये का कोई एक हॉर्स दे दो, मुझे हॉर्स खरीदना है। उसने मुझे हॉर्स दिया, मैंने उसको घर पे रखा, वो बढ़िया घूमता रहता था, बढ़िया था। अब मैं सोचा किस दिन उसको भगा के देख लेते हैं रेस वेस में। जैसे ही मैंने उसको रेस में भगाने की कोशिश करी, वो घोड़ा नहीं भागा, वो घोड़ा रेस में नहीं भागा। मैं घोड़े को लेके वापस दुकानदार के पास गया। मैंने बोला हे दुकानदार, हे प्रभु, आपने मुझे जो घोड़ा दिया है वो दौड़ने में असक्षम है, वो भाग नहीं पा रहा, तो कृपा करके अपना घोड़ा अपने पास रख लीजिए और मुझे मेरा पैसा वापस दे दीजिए। सेलर ने बोला वापस बैठ जा घोड़े पे और निकल जा घर की ओर, वापस बैठ जा घोड़े पे और निकल जा घर की ओर। क्या तूने मुझे बोला था तुझे रेस वाला घोड़ा चाहिए? क्या तूने मुझे बोला था? नहीं बोला था ना, जा वापस नहीं करूँगा। लेट द बायर बी अवेयर। तुझे जिसके लिए गुड्स चाहिए वो तुझे बताना ही पड़ेगा। उसने वो गुड्स का रीज़न नहीं बताया तो सेलर वापस गुड्स नहीं लेगा। लेकिन लेट द बायर बी अवेयर के आते हैं कुछ एक्सेप्शंस। क्या आते हैं इसके? कुछ एक्सेप्शंस। व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लेट द बायर बी अवेयर? सबसे पहला हो जाता है आपका कौन सा? इसके अंदर आ जाता है सबसे, जब आप एक स्पेसिफिक गुड्स मांगते हो। क्या मांगते हो? स्पेसिफिक गुड्स। जैसे मैंने दुकानदार को बोला मुझे एक हॉर्स चाहिए, वही वाला हॉर्स चाहिए जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सके।
मुझे वो वाला हॉर्स चाहिए जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सके। अगर वो वाला हॉर्स है तो दे दे, वरना मुझे नहीं चाहिए। ये मेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ये मेरी कंडीशन है। मुझे वही वाला हॉर्स चाहिए जो 60 की स्पीड में भाग सके, क्योंकि मुझे रेस में उसको भगाना है। अगर अब बायर कोई गलती करता है, अगर अब सेलर कोई गलती करता है, तो आई हैव द राइट, मैं उसको हॉर्स वापस करके मेरा कंपनसेशन, मेरा पैसा ले सकता हूं, जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा था। डाउट क्लियर? डाउट नंबर 1 जिसके मन में भी आया होगा क्लियर कि वो हॉर्स वाले एग्जाम्पल में क्या था, आ गया नंबर 1 का एक्सेप्शन, समझ में आ गया। जब भी मैं कोई स्पेसिफिक गुड्स मांगता हूं तो मुझे वो स्पेसिफिक गुड्स ही मिलना चाहिए, मुझे कोई और गुड्स नहीं मिलना चाहिए अगर मैंने स्पेसिफिकली मांगा है तो। नंबर 1 डाउट आप लोगों का हो चुका है क्लियर। नंबर 2, क्वालिटी ऑफ यूज, फिटनेस एज टू क्वालिटी ऑफ यूज। कौन सा हो जाता है? फिटनेस एंड क्वालिटी ऑफ यूज, फिटनेस एंड क्वालिटी ऑफ यूज। बार बार यही टॉपिक बार बार आता रहता है। अब इसको समेट ही लेते हैं। जब भी हम गुड्स खरीदेंगे, जब भी मार्केट से हम गुड्स खरीदेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि बायर अवेयर है अबाउट द गुड। सेलर को वही वाला गुड्स बेचना चाहिए जो उसकी हेल्थ के लिए सही हो। सेलर कभी भी अपने गुड्स को गलत नहीं बताएगा कि मेरा गुड्स गंदा है, मेरा गुड्स बेकार है, आप इसको कंज्यूम मत करिए, चाहे वो एक्चुअल में भी ख़राब हो। लेकिन इतना भी ख़राब नहीं होना चाहिए कि उस गुड्स को कंज्यूम करने के बाद उसकी मौत ही ना हो जाए। उसकी रीज़नेबल क्वालिटी तो होनी चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि बेस्ट क्वालिटी हो, लेकिन वो गुड रीज़नेबल क्वालिटी का होना चाहिए कि उसकी हेल्थ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। होलसमनेस तो होना ही चाहिए। बात समझ में आई? मेरा गुड्स, मैं ये नहीं बोलता नंबर 1 गुड्स है, खराब गुड्स है उसको नंबर 1 नहीं बोल सकता, बुराई भी नहीं कर सकता कि मेरा गुड खाओगे तो आप कहना हो सकता है तबीयत खराब हो जाए। मैं तो क्या बोलूँगा, हाँ सस्ता है तो बढ़िया है। समझ रहे हो? अगर मेरे पास चावल है 15 रुपये किलो, तो मैं ये तो बोल नहीं सकता बेस्ट है, और मैं ये भी नहीं बोल सकता सस्ता है तो हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए। मैं तो उसको प्रमोट करने के लिए क्या बोलूँगा, देखो सस्ता है, आपके बजट में खरीद लो, बढ़िया है, दुनिया खरीदती है। और ये भी नहीं बोल सकता कि बासमती राइस को कंपेयर कर रहा है, मैं बुराई भी नहीं करूँगा। लेकिन मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि इतनी तो क्वालिटी हो कि उस बेचारे की तबीयत ही खराब ना हो जाए। वो चावल का एक निवाला अंदर ले रहा है, भैया झाग आ गई मुँह से बाहर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसकी क्वालिटी और फिटनेस की गारंटी लॉ नहीं बोलता कि आपको बेस्ट क्वालिटी ही या फिर वैसा ही देना चाहिए, लेकिन रीजनेबल क्वालिटी से आपका प्रोडक्ट डील करना चाहिए कि भैया उसको सामने वाले को कोई हार्मफुलनेस नहीं हो जानी चाहिए। ढाबे पे आप खाना खाने जाते हो और आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट वाले बोलते हैं कि खाना हमारा बहुत टेस्टी है, बहुत एकदम हाइजीनिक है। ढाबे पे जाते हो, अब वो ये तो नहीं बोल सकते सर कहाँ हमारा खाना बेकार ही होगा, ढाबे पे खा रहे हो सस्ते में, आपको बेकार ही खिलाएंगे, अच्छा थोड़ी खिलाएंगे। वो क्या बोलते हैं, सर सस्ता भी है टेस्टी भी है, लेकिन ये मतलब नहीं होना चाहिए कि भैया क्वालिटी बिल्कुल ही ख़राब हो कि खाना खाते ही मर जाए इंसान, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रीजनेबल क्वालिटी का तो ध्यान रखना चाहिए। भैया तू सस्ती रोटी लिया, सस्ता आटा लिया, सस्ता प्याज लिया, सस्ता आलू लिया, सारी सस्ती सब्जी लिया, लेकिन ऐसी भी मतलब कि जान का खतरा हो जाए। बोलो बात समझ में आई? रीजनेबल क्वालिटी होनी ही चाहिए। सेकेंड एक्सेप्शन। बोलो बात समझ में आई? थर्ड पे चलता हूँ मैं। आप किस पे चलते हैं अपन? इसके थर्ड पॉइंट के ऊपर किस पे चलेंगे अपन? थर्ड पॉइंट पे चलेंगे। थर्ड पॉइंट आता है गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। गुड्स परचेज अंडर ब्रांड और पेटेंट। आपने कोई गुड्स परचेज किया, ध्यान से सुनना, आपने कोई गुड्स परचेज किया ब्रांड का या फिर कोई भी पेटेंट या फिर कोई भी कॉपीराइट का, नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनना। ये जो हमारी अंकिता है ना, ये जो हमारी अंकिता छोड़ो, हम नाम लेते हैं किसका? कशिश का। कौन सी कशिश ये नहीं बताऊंगा, बस कोई भी कशिश हो सकती है। 2 कशिश है हमारे पास यहाँ पे, तो दोनों में से कोई भी कशिश, एक को नहीं बोल रहा मैं, किसी भी को भी। इस कशिश ने क्या किया, मार्केट में जाके फेयर एंड लवली ली। क्या ली? फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली के ऊपर लिखा था 7 दिन में गोरापन वापस ले आइए, 7 दिन में अपना गोरापन वापस ले आइए। ये खुश हो गए, हो वाह 7 दिन में गोरापन, मजे आ जाएंगे, 21 दिन घर में हूँ, 3 बार लगा लूँगी, 7 7 14 ट्रिपल गोरी हो जाऊँगी मैं तो। इनको मजे आ गए। ये दुकानदार के पास गई, नेसेसरी सामान इनको जैसे तैसे दुकानदार कोई खुला मिला, इसने बोला भैया वो वाली क्रीम देना जो 7 दिन में गोरा कर देती है। दुकानदार ने बोला अच्छा वो वाली जो 7 दिन में गोरा कर देती है, ये लो मैडम फेयर एंड लवली 130 रुपये की। इसने 130 रुपये दिए, बदले में फेयर एंड लवली दे दी। अब 7 दिन तो क्या 14 21 फ़र्क नहीं आया। जैसे वो ऐड में दिखाते थे ना,
एकदम ऐसे 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 पता ही नहीं कौन क्या बन जाता है, वैसा नहीं हुआ। कशिश ने जाके दुकानदार को बोला, मैंने तुझे बोला था ना वही वाला गुड्स दे। स्पेसिफिक गुड मांगा था, नहीं मांगा था तुझसे स्पेसिफिक गुड मांगा था ना, वही वाला गुड्स मांगा था जो मुझे गोरा करे, तो तूने मुझे वो क्यों नहीं दिया। दुकानदार को बोलती है मैं तेरे पे केस करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप दुकानदार के ऊपर केस नहीं कर सकते क्योंकि दुकानदार वही वाला गुड्स बेच रहा है जो ऑलरेडी एक पेटेंट और ऑलरेडी एक ब्रांड नेम के ऊपर बिकना है। अगर आपको केस करना है, कोई भी चीज़ बोलनी है, तो आप ब्रांड पे करोगे, ना कि उस सेलर के ऊपर आप केस नहीं कर सकते। सेलर की कोई लायबिलिटी नहीं है, सेलर तो वही बेच रहा है जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। बोलो बात समझ में आई, पक्की समझ में आई। जब भी सेल कर रहे हैं हम अंडर अ ब्रांड नेम और अंडर अ पेटेंट नेम, अगर आप किसी पेटेंट के नाम पे बेच रहे हो तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते सेलर के ऊपर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेलर तो खुद आगे से वही बेच रहा है जो भी एक ब्रांड बोल रही है। बोलो बात समझ में आई। अगला, गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। अरे वो सारे पॉइंट ले आओ। कौन सा? ये जो एक्सेप्शन है ना, सिंपल सी बात बोलूं, हाँ एक्सेप्शन की एक्रोनिम है ना आर्या, मेरी बात सुनो, एक्सेप्शन की एक्रोनिम बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत बढ़िया है। बताऊं? CS FM CD, CS FM CD, CS FM CD। अरे वही वाली जो कंडीशन में पड़ी थी ना, वही सारी की सारी यहाँ पर है। CS FM CD, वो सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे लाके पटक दिए। अंडर कौन सा? जैसे सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, मर्केंटाइल बेसिस पे होना चाहिए। सेल बाय सैंपल, एक कौन सा हो जाएगा? ट्रेड यूसेज। बस खत्म पॉइंट। बोलो बात समझ में आई क्या? प्रॉफिट पक्का समझ में आ गया। एक चीज याद की थी, ये दोनों के दोनों एक्सेप्शन वही हैं। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। अब डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ मेरी साइड से सारी की सारी चीजें क्लियर है। अनंत सुगानी, डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। अब वो जो माइंड में दिमाग चल रहे थे ना कि बायर को अवेयर होना चाहिए, सेलर ने क्यों बेच दिया, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, सारी की सारी चीजें एक जगह लाके रख दी। अगेन बता रहा हूँ, उस समय ये बता देता और ये आपको लॉ बाद में पढ़ाता ना, तो भैया घबरा जाते आप। इसी वजह से वो दो टॉपिक और ये लॉ जो हमारा था, कौन सा वाला था जो हमने पढ़ा, लेट द बायर बी अवेयर, इसी वजह से मैंने आपको साथ में पढ़ाया है। बोलो बात समझ में आई। एक जेन्युइन रिक्वेस्ट स्टूडेंट से, जितनी डिफ़िकल्टी आप लोगों को हो रही है उतनी ही डिफ़िकल्टी हम लोगों को भी हो रही है यहाँ पे क्लास लेने के लिए। इतना इजीली हमें भी नहीं पता था कि नेट की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा रखनी पड़ेगी कि वाईफाई लगाना पड़ेगा। हम लोग भी मोबाइल नेट यूज़ करते हैं। अगर आपकी कॉपी चेकिंग, क्विज टाइमिंग, लाइव रिलेटेड एक दिन में 2 वीडियोस कभी कभार डिले हो जाती है, तो आप उस चीज़ को समझिए। अगेन लॉ हम इसलिए पढ़ा पाते हैं क्योंकि लॉ पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, हम दोनों के लिए हमारे को बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। और मैंने अगेन आपको आते ही बोला था, क्या बोर्ड पे दिख रहा है? आप सबका एक ही आंसर था, इट इज़ नॉट विजिबल। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको PPC बनाना सिखा दूंगा, डिमांड कर्व बनाना सिखाऊंगा, कॉस्ट सिखाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आप लोगों से ज़्यादा आप लोगों की दिक्कत मुझे है, आप लोगों से ज़्यादा आपकी टेंशन मुझे है, क्योंकि शायद आप लोग 50, 60, 70% में खुश हो जाओगे। अगर आप 12th में हो तो 95 से नीचे लाकर नहीं छोड़ूंगा। अगर आप कॉलेज में हो तो आपको कॉलेज में टॉप कराने से पहले नहीं छोड़ूंगा। और अगर आप CA हो तो आपको CA बनाकर ही छोड़ूंगा। ये चीज़ ध्यान रखना। आपसे ज़्यादा आपकी टेंशन हमें है, तो प्लीज़ सपोर्ट में ही रहा करें। कोई डाउट हो तो इंस्टेड आस्किंग फ्रॉम ईच अदर डूइंग गॉसिप, आप प्लीज़ डायरेक्टली हमसे बात करिए जो भी डाउट हो। यू ऑल आर इक्वल, चाहे स्टूडेंट, नॉन स्टूडेंट, यू ऑल आर इक्वल। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एंड बहुत सिंपल सी बात है, एजुकेशन आप सबका हक है। थैंक यू सो मच। क्लास हमारी ख़त्म होती है। स्टिल कोई डाउट आप हमें बता सकते हैं। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे जतिन। ओके चलो बाय बाय। जैसा भी हो फीडबैक देना। कंप्लीट करते हैं। नोट्स चाहिए हो आप मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। नोट्स आपको CA फाउंडेशन के साथ में अवेलेबल हो जाएंगे। अलविदा, कल मिलते हैं नई यूनिट के साथ। इस वीडियो आपको YouTube पे मिलेगा। अगेन बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियो था, क्वेश्चंस बहुत सारे कवर करते हैं, ज़रूर देखिएगा।
डन। थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स नहीं है स्टिल हमारे को पूरी क्लास में ज्वाइन करते हैं। रविंद्र, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू भैया फॉर टेकिंग लाइव क्लास रेगुलरली, थैंक यू सो मच जतिन। खुशी, हर्षिता, हर्ष, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों इको BST या अकाउंट्स नहीं ले पाते, प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। चलिए, कोई छोटा सा भी डाउट है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हर्षिता। हम लाइव डन। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई आज की हमारी।